तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने पैट यूपी का जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जो भी पेपर था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके 5 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। 5 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। बाकी सभी चैनल्स में आपको प्रीवियस ईयर के बारे में और उसका आंसर की ही आपको मिलेगी। यहाँ पर हर क्वेश्चन के बारे में कम से कम 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो अगर जिस किसी ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को देख करके कंटिन्यू करें क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा फैक्ट्स। कई बार एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें और कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँगा और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी, 6 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे के आसपास के क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी हम बात करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनमें से, पेन ले लेते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र बनर्जी। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, यानी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। जैसे कि 1892 और 1895 के बीच उन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन में लिबर्टी पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य किया था दादा भाई नौरोजी ने। एंग्लो इंडियन सांसद डेविड ओचटर लोनी ओचटर लोनी डाइस सैम्ब्रो के अलावा, जिन्होंने 9 महीने के कार्यकाल के बाद भ्रष्टाचार के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। जो कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने काम के लिए जाने जाते थे, जहां वे एक संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने 3 बार में कौन कौन से ईयर में? 1886, 1893 और 1906, 1886 एंड 1893 एंड 1906। इन 3 बार ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारत से यूनाइटेड किंगडम तक वेल्थ ड्रोन की उनकी धारणा को लोकप्रिय बनाया है। कोतस्की और प्लेखानोव के साथ वह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सदस्य रहे। यहाँ पे आपने देखा है WC बनर्जी के बारे में, WC बनर्जी लिखा है, इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे? सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष रहे। किसके रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यहाँ पर दिया गया है फिरोज शाह मेहता 1890 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष में एक थे। फिरोज शाह मेहता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक।
1950 से 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। अभी इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हम। 1915 से 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई। उन्होंने भारतीय स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा किया। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की थी। ब्रिटिश भारत में भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन के समान था। उसने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं स्थापित की तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। इसके ऊपर स्टार लगा करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है पेपर में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज के यहाँ पर क्या पूछा गया मिलान करने के लिए? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इनका हमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय इसके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी 4 जितने भी दिए हुए हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है पेपर में, और ये आता है, हमेशा आता है, सभी एग्जाम में पूछते हैं। अगर हिंदी का अगर दिया है तो हिंदी का भी एग्जाम में पूछ लेंगे। अगर किसी एग्जाम के अंदर हिंदी का पार्ट है तो हिंदी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे। वैसे भी ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्थापक पूछते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं अभी हम। ये देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 3। इसको नोट डाउन कर लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या दिया है यहाँ पर? करो या मरो। जूम कर देते हैं इसको थोड़ा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सोचिए किसने दिया? बहुत आसान है ये। सॉरी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रह गए, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी में ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया। नाम इसका क्या था? ब्रह्म सभा था नाम। 1828 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? ब्रह्म समाज रख दिया गया। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें, यहाँ पर ये पेन ले लेते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में पंडित दयानंद सरस्वती ने की थी। यह एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज के बारे में बात करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में वर्तमान महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने की थी। इस समाज का मेन उद्देश्य क्या था? शूद्रों को मुक्त कराना और उच्च जाति के मराठा द्वारा उनके शोषण को रोकना, क्योंकि उच्च जाति के जो लोग होते थे वो नीचे जाति वालों का शोषण करते थे। उच्च जाति के लोग कौन थे? मराठा लोग नीचे जातियों का शोषण करते थे, जो कि आज के दौर में वो शोषण कम हो चुका है।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था ये करो या मरो का नारा। अपने क्लास में जब 9th 10th में जब आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ें, करो या मरो भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था। तो बहुत आसान है, ये महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का जो प्रसिद्ध नारा सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने ये नारा कब दिया था, 8 अगस्त 1942 में ये नारा दिया था, करो या मरो। आज़ादी से 5-6 साल पहले ही हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और ये नारा दिया गया था 5 अगस्त 1942 में दिया गया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त में, सॉरी 5 नहीं 8 अगस्त में ये नारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में एक भीड़ से हर भारतीय अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का अनुभव करे, यह आग्रह किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध करो या मरो भाषण उत्प्रेरक था। उस टाइम पे जो मेन नारा था 9 अगस्त 1942 में जो आंदोलन चल रहा था, उसका मेन नारा यही था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध करो या मरो एक मेन नारा रहा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने औपचारिक रूप से नारे का अनावरण किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस नारे का क्या किया था, औपचारिक रूप से अनावरण किया था। तब से इस नारे को अगस्त क्रांति डे या क्रांति दिवस के या भारत छोड़ो दो दिवस के रूप में जाना जाता है। 1947 में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने से पहले यह अंतिम महत्वपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन कैद कर लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रसिद्ध नारा, मैं केवल एक ही संस्कृति जानता हूँ जो कि कृषि है, ये उनका नारा था। यहाँ पर दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मुख्य प्रमुख नारा था वो क्या था, आराम हराम है। तो ये इन सभी नेताओं के द्वारा दिए गए नारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपकी बार। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। इसका या पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका ऑप्शन होगा, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को अपना अध्यक्ष चुना था। 1939 में उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव के लिए हिस्सा लिया। महात्मा गांधी जी अध्यक्ष के लिए पट्टाभी सीतारामैया के प्रबल समर्थक थे। हालांकि पार्टी के अंदर कट्टरपंथी गुटों के समर्थन के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। महात्मा गांधी जी अपने पुनः चुनाव से असंतुष्ट थे और दावा किया गया कि पट्टाभी सीतारामैया की जो विफलता थी उनकी अपनी थी। गांधी जी की पीड़ा के विरोध में कांग्रेस कार्य समिति के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कई प्रतिनिधियों ने जिन्होंने पहले सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, इस समय गांधी जी का समर्थन करने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में काम करना कठिन होता जा रहा था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सीट की पेशकश की गई थी। 1911 में जब कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929, 1930, 1936 और 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जे.बी. कृपलानी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जे.बी. कृपलानी ने 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सो गाइज ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन मैं और कवर करा देता हूँ। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चेनाब, रावी, चेनाब या ब्यास पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं इसको हम। चेनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सुविधा है। यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। चेनाब नदी पश्चिमी नदियों में से एक सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पानी उपयोग के लिए दी गई है। भारत ने 1978 में पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1987 में इस परियोजना को पूरा किया, जिसमें जो भारत का बांध था कि इस बांध के निर्माण में काफ़ी रियायतें, जैसे कि इसकी ऊंचाई कम करना, काम करने वाले पुल को हटाना और तलछट नियंत्रण के लिए जलमार्ग शामिल थी। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है। मंगला बांध की बात करें हम, जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ये झेलम नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा बांध है? मंगला बांध। और बात करें यहाँ पर रंजीत सागर बांध भारत के 2 राज्यों जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर स्थित है। पोंग बांध की बात करें कहाँ पर है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर एक मिट्टी से बना तटबंध बांध है। कहाँ पर बना हुआ बांध है पोंग बांध? ये व्यास नदी पर बना बांध है। तो सभी ऑप्शंस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर से, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सिलेबस तो वही है सेम, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं नेक्स्ट 5 या 10 क्वेश्चंस कवर करूँगा। अगर मैं सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा तो आप बोर हो जाओगे करते करते, क्योंकि वीडियो कम से कम 5 से 6 घंटे की हो जाएगी, तो इतनी देर बैठना बहुत मुश्किल होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।